स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे दो कंपीटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन सिस्टम्स के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे ये दो चीज़ को क्यों कम्पीट किया जा रहा है। यहाँ पे समझिए प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम है कि हमारी दुनिया बड़े लोड पे चलती है। बड़े लोड जैसे कि आपका ट्रक्स, बेसिकली ट्रक पे ही दुनिया चल रही है और ट्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसे आप बंद नहीं कर सकते, उसे कमज़ोर नहीं कर सकते, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो करेंगे तो देश बोल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रक हैवी लोड है और उससे बस भी आता है, लेकिन बस के बिना हम लोग रह सकते हैं, लेकिन ट्रक के बिना नहीं रह सकते। ट्रक हो, पिकअप ट्रक हो, सेमी ट्रक हो, बहुत सारे ट्रक होता है, फ्लैट ब्रेड ट्रक हो, चाहिए, बिना उसके काम नहीं होने वाला। तो रहा बात कि बैटरी से क्यों नहीं करते? क्या आप बैटरी से ऐसा ट्रक बना सकते हैं जो सेम परफॉर्मेंस दे आपको डीजल वाला? उससे ज़्यादा ही मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या आप ऐसा ट्रक बना सकते हैं जो उससे ज़्यादा रेंज दे या उसके आस-पास का भी कॉम्पिटेंट लेवल? नहीं। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? आप जैसे-जैसे रेंज बढ़ाना चाहोगे, ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज चाहिए। आपकी बैटरी बड़ी होती जाएगी। आप पहले डालोगे 50 किलोवाट आवर में, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। परफॉर्मेंस सब दे देगा, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। फिर होगा कि सर थोड़ा-सा रेंज बढ़ाते हैं। आप ऐसे-ऐसे बढ़ाते जाओगे। एक पॉइंट के बाद आप उससे ज़्यादा रेंज डाल ही नहीं सकते, क्योंकि अब बैटरी बहुत भारी हो चुका होगा और आपका मोटर का एनर्जी बैटरी चलाने में जा रहा है, ना कि पेलोड करने में। तो रहा बात कि ये समस्या इतना गंभीर है कि हर कंट्री मतलब एक लॉ पास करने पे लगी हुई या पास कर रही है। जैसे 2 बड़ा एग्ज़ाम्पल देते हैं। यूरोपियन यूनियन में लॉ पास किया गया 2019 में, डायरेक्टिव ईयू 2019-1161 क्लीन व्हीकल डायरेक्टिव्स। इसमें इन्होंने दे दिया गया भैया ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक ट्रक बनाना बनाइए, लेकिन अगर आप रोड लीगल ट्रक बनाते हैं कि इतना साइज़ में, इतना टनेज पे, इतना पर एक्सल लोड होने पे बनाएँगे, तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका ट्रक का पेलोड कम हो जाएगा। तो वो अगर ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली पेलोड कम होगा, पेलोड का पैसा मिलता है, यानी कि कोई भी सामान जो आप कैरी कर रहे हो, उस सामान का आपको पैसा दिया जाता है, ना कि ट्रक का। कि भैया ट्रक यहाँ से वहाँ जा रहा है, उसका पैसा थोड़ी मिलता है, जो सामान इधर से उधर जा रहा है, उसका पैसा मिलता है। तो पेलोड कम करना, पेलोड में 100-150 किलो भी अगर कम करना पड़ जाए तो बोल जाएँगे। तो उन्होंने वो लॉ पास किया कि ठीक है, हम मतलब अगर आप डीज़ल गाड़ी बनाते हैं, उसका एक अलग वेट कैटेगरी है, इलेक्ट्रिक बनाते हैं, उसका ज़्यादा भारी अलग कैटेगरी बनाया गया। सेम अमेरिका में भी पास किया गया, यूएस का पास किया गया फास्ट एक्विजिशन ऑफ सरफेस, मतलब सरफेस ट्रांसपोर्ट का उनका बैंड बजा, उस लॉ को ये पास किया है 2015 में। और उसमें एक अमेंडमेंट था जिसमें 907 किलोग्राम, मतलब उनका ऊटपटांग यूनिट में 1 टन एक्स्ट्रा दे दिया गया है, ताकि वो इलेक्ट्रिक ट्रक बना सके और पेलोड छोटा ना हो। और ये समझिए ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि मांग तो सब लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन बात है कि रोड में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है ट्रक से। यानी कि 100 गाड़ी चले वर्सेस 2 ट्रक चले, तो 2 ट्रक ज़्यादा डैमेज करता है। ट्रक ऑब्वियसली भारी बहुत होता है और पर एक्सल लोडिंग उसकी बहुत हाई होती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ये नहीं कह सकते कि अरे बड़ा बैटरी कर देते, नहीं कर सकते सर। मतलब जैसे होता है ना रॉकेट, एक ऐसा रॉकेट बनाना जो 10 किलोग्राम लो अर्थ ऑर्बिट ले जाए, वो बहुत आसान होता है। वहीं पे आप बोल दीजिए कि सर हमको 100 टन ले जाना है, तो बैंड बच जाती है। सेम बैटरी में वही होता है, एक साइज़ से ज़्यादा बड़ा आप नहीं बना सकते। बैटरी का ही वज़न मेन ट्रक वज़न बन जाएगा। तो सब गाड़ी के साथ वही दिक्कत हो रहा है, चाहे आप कहीं पे भी लीजिए, कोई भी। अब बैटरी बोलिएगा बैटरी एडवांस हो जाएगा, वो लॉ ऑफ फिज़िक्स ब्रेक नहीं करेगा। आप बड़ा ट्रक बनाते हो, उसमें फ्यूल बहुत भारी लगता है, जैसे कि 400-500 किलोग्राम फ्यूल तक लग जाता है, लेकिन वो खपत होते-होते हल्का होता है। बैटरी हल्का नहीं होता है। तो ये समझना मुझे, लॉ ऑफ फिजिक्स बोलता है कि सर आप कितना भी हाई तबाह कर ले, अगर डीजल का परफॉर्मेंस आप देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीजल का रेंज देने का कोशिश किए, वहां पे आप नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई ऐसा मैजिकल बैटरी बना दीजिए जो एक्चुअली वो रेंज दे पा रहा है, उससे लोग दूर रहने लगेंगे। सर इसमें अगर कुछ हुआ तो ये आग नहीं लगेगी, ये फटेगा। तो वही बात होती है। और दूसरी बात कि आप इलेक्ट्रिक बना देते हो हर जगह, ठीक है। फिर आप फास्ट चार्जिंग की बात आएगी, ठीक है, चलो आप चार्ज करते हो। चार्ज करने में मेगावाट का जो चार्जिंग का बात हो रहा है, अभी सब लोग मुंह खोल के बोल रहे हैं हम 1 मेगावाट 3 मेगावाट तक देंगे। सर ये पॉसिबल नहीं है कि हर चार्जिंग स्टेशन पे 3 मेगावाट तक दिया जाए। वो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि ओ इंडिया में दिक्कत हो, ना जी ना, कहीं नहीं कर सकते ऐसा कि हम रैंडम फ्यूल पंप की जगह पे हम आपको सर वहाँ 1-1 मेगावाट का लाइन दे रहे हैं। क्योंकि वो 1 मेगावाट डालने के लिए आपको 11 केवी भी शायद बोल जाएगा। उसमें बोलेगा सर 33 केवी का लाइन बिछाओ, फिर वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाओ। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जितना चाहिए उतना आप लगा सकेंगे। बहुत ज़्यादा ग्रिड में खर्चा करना पड़ेगा, एक्स्पोनेंशियली ज़्यादा। मतलब जितने में गाँव चलते हैं उतना में आपको एगो चार्जिंग स्पॉट चलाना पड़ेगा। फास्ट चार्जिंग पॉसिबल नहीं है। स्लो चार्ज आप कर सकते हैं, फास्ट चार्जिंग नहीं कर सकते कि सर धड़ाधड़, मतलब गाड़ी आया हम उसको 2C पे चार्ज कर रहे हैं या 3C पे चार्ज कर रहे हैं। सर वो अगर आपका बैटरी टेक्नोलॉजी ले भी ले रहा है, आप उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं ले जा सकते भारत का कोना-कोना में या कनाडा का कोना-कोना में या अमेरिका का कोना में या यूरोप का कोना-कोना में। ये कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम सीरियस है।
रियल है। आप ऐसा ट्रक नहीं बना सकते जिसका रेंज बहुत ज़्यादा, रेंज आपको हमेशा कम कर रखना पड़ेगा, नहीं तो वो बोल जाएगा और आप बोलोगे ठीक है हम बैटरी छोटा कर देते हैं लेकिन उसे फास्ट चार्ज करके चला लेंगे, जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन में करने लगे हैं। नहीं कर सकते क्योंकि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, जितना सर्ज एनर्जी की बात हो रही है, वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिवली। अब वही समझिए, ट्रक के भरोसे सबका खाना चलता है, तो ट्रक का अगर दाम बढ़ गया या ट्रक को चलाने का दाम बढ़ गया, हमारी बैंड बच जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है, समस्या है। वजन का बढ़ा दो, लेकिन वजन का भी साइड इफेक्ट है। ये सब के लिए भी बहुत लड़ाई हुई कि सब मत पास कीजिए क्योंकि आप ये पास कर दे रहे हो, अब रोड और जल्दी जल्दी डैमेज होगा, पता चला कि भैया रोड टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है ताकि रोड का रिपेयर खर्चा आने लगे। तो यहाँ पे एक सीरियस समस्या है, परफॉर्मेंस का नहीं, रेंज का। तो इसी टाइम में सब लोग हाइड्रोजन ठूस रहे, तो आइए समझते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट है, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट है ऐसी मूर्ख वैसा कोई बात नहीं, बहुत सारी और गवर्नमेंट भी है। तो बात है कि हाइड्रोजन का क्या सेलिंग पॉइंट। हाइड्रोजन का एक सेलिंग पॉइंट है जो जेन्युइनली अच्छा है कि रिफ्यूल लाइक डीजल, मतलब कि आपका ट्रक आए, ट्रेन आए, फर्क नहीं पड़ता, पाइप लगाने का, रिचार्ज करने का, आगे बढ़ने का, लोड नहीं लेना, इट्स ऑलमोस्ट एक फ्यूल ही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम लोग डीकार्बनाइजेशन का बात कर रहे हैं। समस्या को एक जगह से हटा के दूसरी जगह करने की बात नहीं हो रही है कि भैया हम जैसे डीजल जला रहे हैं उसकी जगह पे हम नेचुरल गैस जलाने लगे, उसको स्टीम रिफॉर्मिंग करके हाइड्रोजन निकाले, फिर हाइड्रोजन से अपना ट्रक चलाएं। फायदा क्या हुआ, डीजल ही चला देते कम प्रदूषण होता। तो लॉजिक वो समझना है कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे बात करते हैं तो एक फैक्ट समझना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा लोग मिस कर जाते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी फ्री नहीं है। मैंने घर में 2 किलोवाट का सोलर लगाया, बैंड बज गई, और 10 किलोवाट का चाहिए या 20 किलोवाट का चाहिए, बैंड बज जाएगी। आप वहीं पे एनर्जी वेस्ट करना कि सर ना हम 5 किलोवाट वेस्ट कर देंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम ना हर ट्रक पे ना 30% एनर्जी वेस्ट कर देंगे, पॉसिबल नहीं है, लुट जाएगा देश अगर ऐसा बेवकूफ़ी करेंगे तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हम लोग के दिमाग में सोलर से एनर्जी ले आएंगे, सर आसमान से नहीं गिरता है। सोलर पैनल बनाना पड़ता है, इन्वर्टर बनाना पड़ता है, वायरिंग करनी पड़ती है, ग्रिड बनाना पड़ता है, वो सब चीज़। तो आप बेयर मिनिमम में रखना चाहते हो कि सर इतने से काम हो रहा है, थोड़ा सा बफर करो। ये नहीं सर इतने से काम हो रहा है, इतने में हमारी बैंड बज रही है, इतने में सब लोग रोना रो रहे हैं कि सर कहाँ से करें, इतना खर्चा हो रहा है, और वहाँ उसको एक काम करो ना, दुगना कर दो। इसलिए क्या फूक रहे हो? ये गवर्नमेंट क्यों फंस जाती है कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट नहीं होता है ना, कि मतलब कि रोड डिपार्टमेंट जबरदस्ती को कुछ हल्ला कर दे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट तक जब तक जाएगा, जब तक ग्रिड वाले हल्ला करेंगे अरे सर ये क्या कर रहे हो, इतना बिजली हम करेंगे, बिजली का टैरिफ बढ़ेगा, वो कुछ साल के बाद होगा, और तब तक लोग भूल चुके रहेंगे कि आपने खुद ही गड्ढा खोदा था जिसमें आप गिर रहे हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है, रिन्यूएबल एनर्जी फ्री नहीं है। दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि हम सोलर लगा देंगे, हम विंड कर देंगे, सर वो सब फ्री नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है उसे कम से कम वेस्टेज करना है आपको। यानी कि आप लगाइए, बम बम सोलर लगाइए, अति बम बम विंड लगाइए, कोई टेंशन नहीं, कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन उसे वेस्ट नहीं कर सकते। ये इतनी लग्जरी नहीं है कि सर वेस्ट करो एनर्जी, कोई टेंशन नहीं, ये लग्जरी नहीं है। ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है कि आप बस एनर्जी ला रहे हो बम बम, और दूसरा की एनर्जी इतना ज़्यादा बम बम है कि आप वेस्ट कर सको। वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई देश नहीं कर सकता। और ये लॉ ऑफ इनएफिशिएंसीज है, यानी कि जितनी बार आप फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं उतनी बार वो वेस्टेज बढ़ता जाएगा, और इसको आप कुछ करके हम ना इफिशिएंट कर देंगे। लॉ ऑफ फिजिक्स अलाउड ब्रेक नहीं कर सकते हो आप, लड़ना ही नहीं। इस पे जो लड़ रहे हैं वो स्कूल फेल कर चुके हैं, या तो मतलब स्कूल में रट के एग्जाम पास कर लिए, जो कि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोग को हुआ, या कभी भी बैठ के मैथ नहीं किए पेपर पे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, ठीक है, आपका सोलर फार्म है, 1 गीगावाट आवर दे दिया आपको, उसको अगर आप लेते हो, कितना परसेंट एनर्जी गाड़ी का चक्का में जाएगा गाड़ी को हिलाने के लिए? ठीक है भैया, गाड़ी इधर से उधर गया, ए पॉइंट टू बी पॉइंट गया, 87% इफिशिएंसी आ जाती है लगभग। तो ठीक है, बुरा नहीं है, और इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ी काफ़ी एफिशिएंट माना जाता है, क्योंकि अगर आप फ्यूल में देखो, फ्यूल में बहुत ज़्यादा पावर है लेकिन वेस्ट बहुत हो जाता है। 30% तो सीधा ये कन्वर्ट ही हो पाता है, तो जब तक फाइनल आता है वो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिक में ये दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक क्यों? क्योंकि सारा चीज़ बिजली पे है। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। सब चीज़ इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में रह रहा है, फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा है। वहीं पे अगर आप लेते हो वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, 1 गीगावाट आवर, उसका कितना परसेंट आपका गाड़ी को मूव करने में जा रहा है? वो सिर्फ 40% होगा। यानी कि अगर आप लगभग 2.5x का डिस्टेंस वेस्ट कर रहे हो, आपको 2.5x ज़्यादा पावर चाहिए सेम डिस्टेंस करने के लिए। इसीलिए बैटरी कार चल रहा है मार्केट में, और ये हाइड्रोजन नहीं चल रहा है। कब से हाइड्रोजन के पीछे लोग पड़े हुए हैं? 1970 से पड़े हुए हैं। हर बार बना के लोग पिट पाट के वहीं पहुंच जाते हैं कि अच्छा हम ध्यान नहीं दिए थे कि कन्वर्शन में, जैसे पानी लेके इलेक्ट्रोलाइसिस करने में ही काफ़ी वेस्ट हो जाता है, वही 30% आपका वेस्ट कर देगा एनर्जी। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, कंप्रेस करना, उसको लिक्विफाई करना, जो जो आपको करना पड़ेगा उसमें 26% वेस्ट हो जाएगा। फिर आपकी गाड़ी में आएगा, गाड़ी से फिर गाड़ी में ऐसा थोड़ी कि बैटरी आ गया,
गाड़ी में आपका एक टैंक है, टैंक से क्या होगा, टैंक से फ्यूल सेल चलाएंगे, फ्यूल सेल वापस उसका 50% एनर्जी वेस्ट कर देगा। तो ऐसे 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 करते करते जब आप जाओगे फाइनल आउटपुट में तो 40% आ रहा है। और इसीलिए हाइड्रोजन गाड़ी इतनी महंगी होती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसका बैटरी छोटा है। बस उस छोटे बैटरी की जगह पे वो मतलब कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल गाड़ी आपको 30 टू 100 किलोवाट आवर दे रहा है, वहाँ ये कर देंगे कि सर 30 टू मत करो, उसको 10 कर दो, क्योंकि रीजनरेशन मिल जाता है और प्लस फ्यूल सेल को रैंप अप और रैंप डाउन करने में टाइम चाहिए। तो वो टाइम का बफर का काम बैटरी कर लेता है और रीजन भी आपको बैटरी ले लेता है। तो वो आप कर सकते हो। लेकिन आप देख रहे हो 40% ही आपका चक्का को मूव करना, और ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, ये कभी नहीं ब्रेक होगा। कितना भी आप हाय तौबा कर लीजिए, ये ब्रेक नहीं होगा। अरे हम इफिशिएंट कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि इतना भी आप इफिशिएंसी कर लीजिए, इसका आधा ला नहीं ला सकते हैं। और ये लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे इसे नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जो लोग बैठ के पेपर में मैथमेटिक्स करते हैं, सर मैंने 1 गीगावाट आवर बिजली गवर्नमेंट से खरीदा है, ये सब 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट करेंगे, हमेशा मारे जाएँगे। जिनका टोटल का काम है, सर बिजली कहाँ से आ रही है? बिजली का ग्रिड का कितना खर्चा पड़ रहा है? बिजली को हम कैसे डिलीवर कर रहे हैं? तो ये समस्या रियल है, फिजिक्स लेवल पे इसे नहीं छोड़ सकते। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हाइड्रोजन फंडामेंटली मोर एक्सपेंसिव है। इतना फचांग करना, फेज़ चेंज करना बार-बार, कि मतलब आप एक लिक्विड ले रहे हो, लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, उससे एक गैस मिल रहा है, फिर उसे कंप्रेस कर रहे हो, फिर उस गैस को दोबारा ये कर रहे हो, फिर वो गैस से लिक्विड में वापस बदल रहा है, वो गैस स्टीम होगा और दूसरी साइड आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। समझ रहे हैं? इतने सारे स्टेजेस हो रहे हैं। और फ्यूल सेल के दाम के बारे में क्या ही बात करें, इलेक्ट्रोलाइज़र के दाम के बारे में क्या ही बात करें, तो वो बहुत महँगा होता है। तो जैसे जर्मनी को वीड फूँका था बीच में एक बार, हम हाइड्रोजन ट्रेन बनाएँगे, वो सब लोग शेयर कर रहे हैं इमेजेस। कोई ये नहीं बता रहा कि ये 1 साल के अंदर गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया कि भैया इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे सस्ता पड़ता है बैटरी गाड़ी बनाना। और वो ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन फिक्स्ड है कि सर ट्रेन का मतलब ऑब्वियसली ट्रेन में इतने ही लोग बैठ सकते हैं, उतना लोग, थोड़ा-सा सरप्लस, और आप जिस जगह पे जा रहे हो उसका स्पीड लिमिट होता है, हर चीज़ फिक्स्ड है। और मेटल ऑन मेटल है, तो ऐसा भी नहीं कि फ्रिक्शन बहुत बदल रहा है, सब चीज़ फिक्स्ड है। तब हाइड्रोजन नहीं संभाल पा रहा था। सीधा हिसाब आया कि इसको बनाने में हम लोग लुट गए। गवर्नमेंट ने किया, बनाया, पब्लिक के सामने आई और पब्लिक को चूना लग गया। फिर जर्मनी वाले लोग रो रहे हैं कि यार इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, और हाइड्रोजन बनाओ। और फिर इंडिया में सब लोग, हम ना हाइड्रोजन पे होलू लुलू करके टॉय ट्रेन बनाएंगे जिसका दाम वैप 12 के बराबर का आता है। कीजिए कीजिए और हाइड्रोजन कीजिए। अब बिजली का तो बात ही नहीं कर रहे हो, फिर वो उधारी चढ़ता जाएगा हमेशा। और फिर हम लोग बोलेंगे भैया रुपये का वैल्यू बड़ा घटे जा रहा है, और सरकार उधारी चढ़ाओ ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग करना क्या है? एट द एंड क्या टारगेट? टारगेट है नीड टू मिनिमाइज़ कॉस्ट पर माइल, मतलब कि पर किलोमीटर में आपको कितना किलोवाट लग रहा है, वो आप कम करना चाहते हो बाय लॉ ऑफ फिजिक्स। और वो आपको शुरू से अंत तक देखना है। ये नहीं कि अरे सर मेरा हाइड्रोजन टैंक बहुत छोटा है, उसमें काफ़ी एनर्जी आ जा रही है और फ्यूल सेल है और थोड़ा छोटा-सा बैटरी है, बहुत अच्छी बात है सर, वज़न बहुत कम है और रिचार्ज भी तुरंत हो जाता है। ठीक है। सर उस हाइड्रोजन को बनाने में कितना लगा? वहाँ जैसे ही आप वो जोड़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, ओह! कोई फ़ायदा नहीं है। बोल रहे हैं लोग कर चुके हैं। हम लोग 1970 से कर चुके हैं। सबको पता है। जिसको मैथमेटिक्स आता है, जो कागज़ में लिख के मैथमेटिक्स कर सकता है, वो सब जानता है कि ये नहीं काम करेगा। बस 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं। तो एक बोला बस मेरे को हाइड्रोजन मिल जा रहा है। इट्स लाइक कहाँ से मिल रहा है? अभी नेचुरल गैस लेके उसे आप कन्वर्ट कर रहे हो जिसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड वो बाहर छोड़ रहा है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हाइड्रोजन के पीछे लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट है। रोड डिपार्टमेंट अपना बाद में रोएगा और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बाद में रोएगा, लेकिन आप उस दरमियान हाइड्रोजन पब्लिक को चूना लगा सकते हैं। तो ये समझिए हम लोग का टारगेट है कम से कम पैसे में, कम से कम ऊर्जा में, कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी चलना है। इसके सिवा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं बैटरी स्वैपिंग का। तो बैटरी स्वैपिंग समझिए 2 समस्या सॉल्व कर देता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। सबसे पहला समस्या कि वो वज़न कम कर देता है, यानी कि अगर आप बैटरी तुरंत ये कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, तो आपको उतना टेंशन नहीं है। मैंने बोला कि आप मेगावाट नहीं भेज सकते, लेकिन मान लीजिए कि आप आराम से गए, 6 मिनट के अंदर आपका बैटरी हटा के बता, 6 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, एक्चुअली अगर आप चाहो तो 3 मिनट के अंदर हो सकता है। आराम से गए, बंदा उतरा, मूत्र विसर्जन किया, तब तक बैटरी बदल दिया गया, चलो आगे बढ़ो। किसी को कोई टेंशन नहीं होगा, तो वो वज़न कम कर सकते हैं। तब यानी आप एक्चुअली ऐसा कर सकते हो ना कि सर चार्ज करने के लिए ना इसे कई घंटे नहीं रुकना है, 3 मिनट में हो जाना है, वो रुक सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बैटरी आप छोटा कर सकते हैं, वज़न कम हो जाएगा। वज़न कम होने का दूसरा फ़ायदा होगा, कितना किलोवाट लग रहा है पर किलोमीटर वो कम हो जाएगा, यानी कि टोटल एनर्जी कंज़म्पशन घटेगा सिस्टम का, वो फ़ायदेमंद है। दूसरी बात, ईज़ी चार्जिंग, यानी जो बैटरी आप रख के चार्ज कर रहे हैं, उसे आप धीरे-धीरे चार्ज करो, उसे फ़ास्ट चार्जिंग आप छुआओ ही मत, उसे आप एकदम चिल मारो भाई, उसे 0.5 पे चार्ज करो, 2C नहीं, पॉइंट इस पे करो, 0.25C, यानी कि 4 घंटे में धीरे-धीरे वार्म अप करके आराम से चार्ज करो, लोड मत लो। और अगर इंडिया में बात हो रही है तो आप उसको कूलिंग में लगा दो कि भैया बैटरी गर्म मत हो, लोड मत लो, आराम से रहो। उससे फ़ायदा क्या होगा? लाइफ स्पैन लंबा रहेगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा? ग्रिड पे झटका कितना मार रहे हैं वो बहुत कम रहेगा। ये नहीं रहेगा कि सर वहाँ पे रिमोट पे एक ठो है, उसके लिए 6 मेगावाट का इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज लाइन बिछाओ, नहीं जी।
1 मेगावाट था। सर वो तो कई गाड़ी को सर बैटरी स्वैप कर रहे हैं ना, बैटरी आराम से धीरे बैकग्राउंड में चार्ज हो रहा है, एक बैटरी जा रहा है, फिर आ रहा है दूसरा, तब तक वो आराम से चार्ज हो रहा है। झटपट नहीं करना है। और आप उसके हिसाब से बैटरी रखोगे कि मान लीजिए 5 बैटरी में आपका काम चल रहा है कि 6 बैटरी, आप स्टॉक करते जाओगे जितना आपको ज़रूरत है। तो कितना जोर का वो लोड मार रहा है, वो लोड बहुत कम है, लाइफ स्पैन बैटरीज का लंबा रहेगा। दूसरी बात, चार्जिंग भी बहुत रिलैक्स्ड हो जाएगा। फिर क्विक स्वैप, यानी कितना तेजी से बताओ। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोडक्टिविटी लॉस नहीं होगा। ट्रक को बंद रखने में किसी को दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत यह है कि उससे नुकसान होता है, यानी कि आप ट्रक ड्राइवर को कितना पैसा दे रहे हैं, ट्रक के लिए जो लोन उठाए हैं उसका कितना लग रहा है। तो इसीलिए टाइम एक लिमिटेड वैल्यू हो जाता है। कुछ कुछ केसेस में ट्रक्स के ड्राइवर्स बदले जाते हैं और ट्रक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कुछ कुछ केस में कई हफ्तों तक, मतलब कि एक ट्रक उठा के एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाया जाता है, 2-3 लोग बस उसमें साइकिल करते रहते हैं, बीच बीच में रस रोका जाता है। ठंडे में ये सब बहुत करते हैं ताकि इंजन ओवर हीट ना हो बार बार। तो वही समझिए कि उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी आप मैक्सिमम रखना चाहोगे। ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, आप चाहोगे ऐसा करना, तो ठीक है, वो भी लॉस कम होगा। ये नहीं भैया सर चार्ज हो रहा है जी, आधा घंटा लग, आधा घंटा मैं बहुत कम बता रहा हूँ, ट्रक्स का प्रैक्टिकली बात करें तो कई घंटे की बात होगी, 4 से 6 घंटे की बात होगी, वो सब आपका टेंशन नहीं है। दूसरा, आप बैटरी डीकपल कर दी, आपका गाड़ी अलग है, बैटरी अलग है, तो इसका फायदा क्या होता है, रैपिड अपग्रेड, यानी कि बैटरी में बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगती है और बैटरी का सेल केमिस्ट्री भी बदलता है। जैसे कि मान लीजिए लिथियम आयरन फॉस्फेट से आपने गाड़ी खोला था, LFP बैटरी से अपने गाड़ी खोला, बाद में आया ना कि सर अगर हम एक नया ये इस्तेमाल करते हैं बैटरी मैनेजमेंट सर्किट, जो कि सेल इक्वलाइजेशन और अच्छे तरीके से कर पाता है, आपको 5 से 10% एक्स्ट्रा कैपेसिटी मिल जाएगा सेम बैटरी पे, सिर्फ आप BMS बदल रहे हो। कैसा आप कर सकते हो, नॉर्मल ट्रक में नहीं कर सकते, उसको खोल के बैटरी तो खुलने भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बैटरी एक पूरा बॉक्स है, पूरा बॉक्स ही बदल दो। ये आराम से आप रैपिड अपग्रेड कर सकते हो। फिर हो सकता है अरे नया केमिस्ट्री डेवलप हुआ है जो हम मतलब और ज़्यादा रेंज दे रहा है और सेफ है और इफिशिएंट है, कर सकते हैं चेंज। ट्रक को कुछ नहीं होगा, ट्रक को पता भी नहीं चलेगा, आराम से मार्क 1 बैटरी चल रहा था, मार्क 1 बैटरी चल रहा, फिर धड़ाक से मार्क 2 बैटरी हो गया, कोई लोड नहीं लेना है। तो आप बैटरी को जो डीकपल कर दे रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में फायदा देता है कि आराम से बैटरी पे एक्सपेरिमेंट होता जाएगा, इफिशिएंट होता जाएगा, आप और ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ना है। दूसरा, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या इसे किया जा सकता है, छोटी छोटी चाइनीज कंपनी कर चुके हैं इसे, बड़ी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उसमें एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी, वो लोग फ्रस्ट्रेट हुए, अपने से कंपनी बना दिया और वो लिटरली रेट्रोफिट किट के तौर पे, क्योंकि ट्रक सब बहुत लंबा चलता है, उसमें कई बार इंजन को रीबिल्ड किया जाता है 1 लाख किलोमीटर के आसपास में। तो वो ट्रक में कि सर उसमें जितना खर्चा आता है उतना दाम के अंदर में वो कोशिश कर रहे हैं कि सर आप पूरा हमारे पास लाओ, 1 महीने में हम आपका गाड़ी को बैटरी में बना देंगे, और वो इंजन जहाँ रहता था वहाँ पे मोटर लगाएंगे और गियर बॉक्स वहीं रखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि गाड़ी में कोई चेंजेस नहीं हो, ड्राइवरों को कोई डिफरेंस फील ना हो, और बस साइड में स्वैपेबल बैटरी डाल रहे हैं। तो ये करना इतना आसान हुआ कंपेयर टू हाइड्रोजन हुलुलुलु, कि हाइड्रोजन हुलुलुलु आप खोजते रह जाइएगा, शायद मिलेगा। यहाँ पे मैं दिखाते दिखाते थक जाऊंगा, मतलब मैंने वीडियो में 2-3 लिंक डाल दिए, और अगर आप खुद खोजिएगा, सारे वीडियोस देखिएगा तो यूट्यूब 25-26 और दिखा देगा। अलग अलग कंपनी की बात कर रहे हैं, ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना सिंपल है कि पिछले 5 साल से कंपनी पे कंपनी इसे बनाते जा रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया में भी 2-3 कंपनी है जो बस के लिए काम कर रही है, तो समझना बहुत जरूरी है। इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है। ये नहीं कि सर हम इतना उधार उठा लेते हैं ना कि कल के बच्चे भूखे मर जाएंगे कि उसे चावल 350 रुपये किलो आ रहा है, पनीर 1500 रुपये किलो। तो समझना बहुत जरूरी है। और ये वाइड स्प्रेड है कंपेयर टू हाइड्रोजन सिस्टम। मतलब हाइड्रोजन का हल्ला बहुत आप सुन रहे हैं कि अरे जापान कर रहा है, अरे टोयोटा कर रहा है, अरे होंडाई हुलुलुलु कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये सब उससे ज्यादा पीसेस रियल वर्ल्ड मार्केट में हैं जो लोग यूज कर रहे हैं, चल रहा है। हल्ला वर्सेस हकीकत। और ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जैसे देखते हो 2022 का टेस्ला मॉडल 3, 2022 का टेस्ला 3, एक का रेंज है 358 एक्सटेंडेड रेंज एडिशन, लॉन्ग रेंज जिसको कहते हैं, दूसरा है जिसका नॉर्मल वाला, वो है 272 माइल्स वर्सेस 358 माइल्स। तो क्या अंतर होता है, अंतर ये आता है कि जो जिसका रेंज जो है कम है वो 25 किलोवाट आवर में 100 माइल्स चलता है, ठीक है। आप उसे 25 यूनिट बिजली दीजिएगा, वो 100 माइल्स चल जाएगा। वहीं पे आपको 26 यूनिट देना पड़ेगा लॉन्ग रेंज वाले में, ताकि वो ये चल सके, 100 किलोमीटर चल सके। यही बोले, बैटरी बड़ा करना का एक लिमिट है, आप बहुत बड़ा नहीं बना सकते। वो मतलब ऐसा समझिए रॉकेट इक्वेशन वाली बात हो जाती है। अगर रॉकेट बहुत भारी है तो वो बहुत फ्यूल लेगा तभी जाके ऑर्बिट में जा पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्यूल लेगा तो रॉकेट और भारी हो गया। वो एक बहुत टायरानिकल सिस्टम होता है। ये आप ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो कि आप रॉकेट जैसे स्टेज हो रहा है ना, बस वहाँ पे आप स्टेज कर रहे हो और कुछ नहीं है। तो ये लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे इसे आप नहीं चढ़ सकते। और ये बोल रहे हैं वाइड स्प्रेड, बोल रहे हैं सीमेंट ट्रक। आप खोजिए सीमेंट ट्रक कौन जो हाइड्रोजन पे चला रहा है, ये लोग बना के टेक इट एंड गो, टेक इट एंड गो हो गया। बाकी सब हल्ला कर रहे हैं, हम डिलीवरी दे रहे हैं, और वो 2018 की बात हो रही है। तो यही बोल रहा है, बैटरी स्वैपिंग सिस्टम इंडिया में भी 2-3 कंपनी छोटे स्केल पे की है। टाटा बीच में शायद एक बार ट्रैक कर रहा था ट्रक्स का, लेकिन मुझे उतना रिसोर्सेस नहीं मिले उसके बारे में।
अब बात करते हैं इसका लिमिट है क्या कुछ? हाँ, ऑब्वियसली लिमिट है। सबसे पहला लिमिट है कि छोटे लोड के लिए उतना प्रैक्टिकल नहीं बनता, आपको हाथ से करना पड़ेगा। जैसे कि ये काफ़ी लोग इंडिया में काफ़ी कंपनी ट्राई कर रही है कि हम इसको हाथ से करके कर देंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, नहीं भी। आप इसे छोटे गाड़ी तक के लिए कर सकते हैं। यानी कि जो एक-एक टंकी है वो लगभग कुछ किलोवाट आवर का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा होगा आप उठा नहीं पाएँगे। तो ये लोग तो बहुत सेलिंग कर रहे हैं, हमारा बहुत हल्का है। लेकिन आप वही समझिए वो एक फिज़िकल लिमिट है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आप नहीं कर सकते। और रहा बात कि ठीक है तो टू व्हीलर्स हो गया, टोटो हो गया, ऑटो हो गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग गाड़ी में ऐसा क्यों नहीं करते? बैटरी स्वैपिंग। तो गाड़ी में बैटरी स्वैपिंग कई बार किया गया है, लगभग 20 साल से लोग इसको कर रहे हैं। बात ये होता है घूम फिर के हमेशा एक ही चीज़ आता है, अगर ये आप करते हो, बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। ट्रक बहुत सिंपल है, ट्रक में क्या है, ऊपर से आने का, क्रेन पकड़ने का, उठा के निकाल देने का, काम खत्म। यहाँ पे क्या है, गाड़ी को उठाने का, गाड़ी के नीचे से बैटरी को पकड़ने का, बैटरी को निकालने का, फिर दूसरा बैटरी लगा के लगाने का। ये बहुत ज़्यादा फचांग सिस्टम आता है, बहुत ज़्यादा फचांग। और इसका दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि गाड़ी वजनी हो जाती है क्योंकि उसको डबल केसिंग बनाना पड़ता है, यानी कि जहाँ पे आप बैटरी लगा रहे हो उस जगह का एक सॉकेट बनेगा ना, और वो सॉकेट ऐसा होना चाहिए कि मतलब स्ट्रक्चरल लोड रख सके, और फिर आपको कनेक्शन जॉइंट्स भी चाहिए। ट्रक में वैसा कुछ टेंशन नहीं है कि ट्रक में क्रैश टेस्टिंग नहीं की जाती है। ट्रक में से ये क्या बोलते हैं आपका एयर बैग्स भी नहीं डाला जाता है। ट्रक का लॉजिक ये रहता है ना कि अगर वो ठुकता है किसी चीज़ से, उसे ड्राइवर कंट्रोल करे। ट्रक को ऐसा नहीं बनाया जाता कि ठोके रुक जाओ। गाड़ी सब क्या है कि ठोके रुक जाओ। ट्रक का वैसा नहीं है, क्योंकि ट्रक रुकेगा नहीं। ट्रक बहुत भारी होता है, 60 टन, 70 टन, 100 टन। तो 100 टन तो पेड़ को तोड़ देगा। और वो भिड़ा किसी चीज़ से तो वो जनरली डिफ्लेक्ट होता है। पेड़ से भिड़ेगा तो डिफ्लेक्ट करेगा, तो डिफ्लेक्ट करके कहाँ जा रहा है, वो ड्राइवर का काम होता है कि उसको संभाल सके। इसीलिए ट्रक स्टॉप के केस में उस तरह का रोल केज का रिक्वायरमेंट नहीं है, रोल मतलब क्रैश टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है जैसा आपका इसमें होता है, गाड़ी में होता है। तो गाड़ी में ये सब करने का ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डबल पैकिंग, क्योंकि सेल है, सेल के ऊपर एक बॉक्स है, फिर वो बॉक्स एक दूसरे स्लॉट में जा रहा है, तो समझ रहे, डबल पैकिंग हो रही है, वो सबका जितना लॉस होगा और आपका क्रैश टेस्टिंग में जितनी डिफिकल्टी आएगी, सब सॉल्व कर सकते हैं। बस एंड में दाम इतना बढ़ जाएगा कि लोग बोले भैया छोड़ दो। एंड में दाम वही होगा, लोग बोलेंगे छोड़ दो भाई। और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी का हम लोग आराम से सीरीज हाइब्रिड कर सकते हैं। सब कोई मुंह खोलता है कि सर हमको रेंज चाहिए 10,000 किलोमीटर का, चलाता कोई नहीं है। मुंबई में आप चलाइए ना 100 किलोमीटर एक दिन के अंदर, मैं जानना चाहता हूँ कहाँ पे चलाते हो, कौन सा आपको रोड वैसा मिल रहा है खाली, मैं जानना चाहता हूँ। तो वो समझिए कि जो लोग को वो है, आप इंजन पे चल रहे हो, बहुत ज़्यादा माइलेज मिल रहा है, सीरीज इफिशिएंट है। और आपका जिनको नॉर्मल है कि भैया मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, आराम से रात में, पूरी रात में धीरे धीरे करके चार्ज करो, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इसीलिए ये गाड़ी में नहीं हो सकता, टू व्हीलर में हो सकता है, लेकिन वो आपको बंदे को हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त होना होगा। और अगर आप उसे हल्का बनाना चाहते हो तो 2 या 4 बनाने वाला समस्या हो जाता है। तो वही समझिए। लेकिन इस सारा सिस्टम अगर ये है कि मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी को कार वाला बनाया गया, ये सब बनाया गया टू व्हीलर, तो ये सब उतना फैला क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्टैंडर्डाइज़ेशन नहीं। इंडिया में ही 3 से 4 सिस्टम मुझे ही मिल गए जो ये बना रहे बैटरी स्वैपिंग का। 3 से 4 नहीं चलेगा, 1 होना चाहिए, तब जाके काम हो सकता है। इलेक्ट्रिक कार वाला तो छोड़ ही दीजिए, क्या हर कंपनी ट्राई की है ऑलमोस्ट इसको कि हम ये करेंगे, एंड में वही आया कि सर कर देंगे, ऐसा नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, बस जब तक बना के सारा सेटअप का दाम देखेंगे तब तो बोले भैया छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो लॉजिक वही है, लिमिट है इस सिस्टम में, इसीलिए बैटरी स्वैपिंग मैं ट्रक पे फोकस कर रहा हूँ, ना कि किसी और चीज़ पे, क्योंकि ट्रक पे दुनिया चल रही है। टू व्हीलर्स हम लोग चला ले रहे हैं, मैनेज हो रहा है। गाड़ी आराम से मैनेज हो जाएगा सीरीज़ हाइब्रिड करके। तो अब बात करते हैं हमें ज़रूरत क्या है? तो हमें ज़रूरत है कि कंटेनराइज़ेशन करना है। जैसे कि कंटेनर्स के चलते पूरी दुनिया की तरक्की हो गई, क्योंकि क्यों? कंटेनर सब चीज़ पे, रोड पे, ट्रेन पे और आपका शिप पे, सब पे सेम चलेगा। रोड, रेल, शिप, उसमें उसको कोई टेंशन नहीं है। एक ही सामान आराम से रखिए, सब चीज़ क्यों ऐसा है? स्टैंडर्ड है। कितना चौड़ा होगा, कितना लंबा होगा, कितनी ये बोल्टिंग लोकेशन होंगे, हर चीज़ बाय लॉ डिज़ाइन है और हर कंट्री इसे फॉलो कर रही है, चाहे वो इंडिया हो, रशिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, पूरा प्लैनेट में हो। पूरा प्लैनेट में अगर कोई चीज़ है जो पूरा ग्लोबली ये है, क्या बोलते हैं, मतलब सप्लाई चेन जिसका फिक्स्ड है, वो कंटेनर्स है। तो कंटेनर के भरोसे ही डेवलपमेंट हुआ, तो वही हमें करना होगा बैटरी सब के केस में कि सर ये बैटरी बना रहे हैं, मतलब सब इंजीनियर्स को लीजिए, बैठाइए, काम कीजिए कि सर ये बनाना है, इसमें आप लोग मतलब बताओ कि कितना आप लोगों को जगह चाहिए, कितना टनेज चाहिए, जितना चीज़ आप लॉक कर सके उतना बल्ले-बल्ले कि सर 800 वोल्ट का सिस्टम बनाए। नहीं, कुछ लोग बोला सर 1200 बना दो, स्टेप डाउन कर लेंगे, लेकिन मतलब अगर आप अभी 1200 नहीं बना तो कल हमें दिक्कत होगा। जो भी आपका डिस्कशन होता है, 700 वोल्ट का तो सिस्टम है बहुत सारे कॉमन। तो आपको जितना वोल्ट चाहिए उतना वोल्ट ले लो, जितना ये चाहिए, कॉन्टैक्ट्स किस तरह के होने चाहिए, वो सब डिज़ाइन आप कर लो, तब जाके ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसे ग्लोबल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इंडिया को ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है कि पूरा प्लैनेट पे वही हो। अगर इंडिया ऐसा कर देता कि भैया इंडिया में आप गाड़ी चलाना चाहते हो, इलेक्ट्रिक चैसी लो,
उसमें सर हमारा ये सॉकेट लगा दो, काम खत्म। ये सॉकेट है, इसमें आकर बैटरी रख देते हैं, बैटरी हटा लेते हैं, काम खत्म। इसको पूरा एकदम वर्ल्ड वाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम लोग थोड़ा-सा दबाव डाल सकते हैं कि भैया नेपाल थोड़ा अफ़ोर्ड कर लो, थोड़ा-सा बांग्लादेश को थोड़ा दबाव डाल सकते हैं, थोड़ा श्रीलंका को दबाव डाल सकते हैं, वैसे-ऐसे करके काफ़ी देश में कर सकते हैं और उससे हम सभी लोगों का फ़ायदा होगा। लेकिन मतलब वो कंपल्सरी नहीं कि पूरा प्लैनेट में हो। इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि अगर हम लोग अपने अंदर स्टैंडर्डाइज़ कर देते हैं, तो गाड़ी खुल जाएगी। और बस और ट्रक का अपना-अपना नीड है, तो जो चीज़ सिस्टम ट्रक्स पे काम करेगा, ज़रूरी नहीं कि बस पे करेगा। बस पे थोड़ा अलग डिज़ाइन चाहिए होगा। लेकिन अगर हम लोग वो नहीं करते कि मतलब स्टैंडर्डाइज़ेशन नहीं होता है, तो दिक्कत हो जाएगी। बस वाले सब बोलेंगे, "सर, हमारा दिल्ली में ये कंपनी बना रही है, लेकिन वो मुंबई नहीं आ रही है। मुंबई में अलग कंपनी बना रही है, वो बैंगलोर नहीं जा रही है, बैंगलोर में कोई अलग है जो गोवा में नहीं जा रहा है।" वो समझ रहे? दिक्कत हो जाएगा और सब महँगा रहेगा। ये कम्पीट नहीं करेंगे। वो कहेंगे सर हमारा यहाँ होम टीम एडवांटेज में है, सब होम टीम एडवांटेज के पीछे भागने लगेगा। वो आप नहीं चाहोगे, सबको क्रॉस कम्पीट करना चाहोगे। और तब आप आराम से कर सकते हो। देखो सर बस मान लिया अशोक लीलैंड का है, आप बैटरी टाटा का लगाइए, टाटा का बैटरी है, आप उसे वोल्वो में ठूँस दीजिए, जो करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, उसके लिए गवर्नमेंट को कंट्राइज़ेशन करना होगा। सर ये वोल्टेज, ये कर्व मतलब जो-जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब बनाना पड़ेगा। क्या ऐसा हुआ है? अनफॉर्च्युनेटली इंडिया में नहीं, बट पूरी यूरोप में कर चुके हैं। यूरोप में क्या है? ये यूज़ करते हैं CCS2। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में यही सिस्टम को लिया गया, गाड़ी में डाल दिया गया, बल्ले-बल्ले अति उत्तम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी ने कुछ फूँका था या घूस खाया था कि वो इसी सिस्टम का म्यूटेशन पे यानी कि अल्टेयर गाड़ी वालों ने पता नहीं क्या फूँके थे कि सर हम ये लेंगे ना, इसमें 2 पिन की जगह, डेटा पिन की जगह 4 पिन डाल देंगे। ये उनका इलेक्ट्रिक गाड़ी का है और भारतीय मतलब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उसने ये सिस्टम को हटा के ये लगा दिया टू व्हीलर्स के लिए। यानी कि इंडिया ऐसा फूँका है कि गाड़ी के लिए अलग चार्जिंग प्लग है, टू व्हीलर के लिए अलग चार्जिंग प्लग है। आप कभी देखे हो कि पेट्रोल पंप, सर ये पेट्रोल पंप नहीं देखो भैया सिर्फ टू व्हीलर का पेट्रोल ये है स्पाउट है। ये स्पाउट आपका हर चीज़ में चलेगा, ट्रक में, बस में, सब में चलेगा। और जो बड़े-बड़े देखते हो उसमें बस ये होता है कि उसका फ्लो रेट ज़्यादा होता है। जनरली आपको 40 से 60 मतलब लीटर पर मिनट का फ्लो रहता है छोटे वाले में। बड़ा वाला में ये रहता है क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली 100 लीटर पर मिनट तक दे दिया जाता है ताकि तुरंत भर सके। और वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप छोटा सा भी डालिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, बड़ा सा भी डालेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कहीं पे भी नहीं कि बड़ा छोटे में नहीं लगेगा, छोटा बड़ा में नहीं, सिर्फ फ्लो रेट अलग है। ये भी वही बनाने आया गया था। यूरोप पूरा इसमें मेहनत कर चुका है। CCS2 है, 1 अच्छा नहीं था ऑब्वियसली, किसी का भी मार्क 1 अच्छा नहीं होता है, मार्क 2 बहुत अच्छा होता है। क्या इसको हटाया जा सकता था? आराम से आँख मूंद करके। लेकिन उन्होंने घूस खाया है, मैं मना रहा हूँ कि घूस खाएँ, क्योंकि अगर घूस नहीं खाए हैं, तो वो सीधे इनकॉम्पिटेंट थे। ये इनकॉम्पिटेंट लोग अगर देश चला रहे हैं, तो देश त्यागने का समय आ गया है। क्या बोल रहे हैं? CCS2 आराम से गाड़ी में है सर। सर गाड़ी का चार्जिंग स्पॉट है। सर स्कूटी लगा लेते हैं सर, आधा घंटा में थोड़ा सा चार्ज हो जाए, फिर हम घर चले जाएँगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। सर गाड़ी है, सर ये स्कूटी का चार्जिंग स्पॉट है। अरे सर मैं कार लगा देता हूँ ना। अरे सर मेरे को बस इतनी बिजली दो कि वो मेन चार्जिंग स्पॉट 1 किलोमीटर दूर है। 15-20 मिनट में 1-2 किलोमीटर का वो चार्ज ले लेगा, फिर मैं आराम से चला जाऊँगा वहाँ, मेन फास्ट चार्जिंग कर लेंगे। नहीं सर, हम ना हुलुलु करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट अगर स्टैंडर्डाइज़ नहीं करती है, हम सब मारे जाएँगे। या तो हाइड्रोजन से जल के मरेंगे, या तो बिजली वाला नौटंकी में करेंगे। अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों का मैं देखता हूँ, इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, हर चीज़ में होगा, आग लगेगा। ये JNS इलेक्ट्रिक का है कि उनका बैटरी में आग लगा, 2 एक्सीडेंट हो चुका है। और पता नहीं कैसे-कैसे लोग नीचे लिख रहे हैं ना कि इट्स लाइक ओह दे डोंट इवन नो हाउ टू हैंडल बैटरी, दे ऑलरेडी हैड 2 फायर। आई एम लाइक टेस्ला 1000 से ज़्यादा गाड़ी बनाता है ऑलमोस्ट पर महीना, अभी भी गाड़ी में आग लगते रह रहा है। BYD 1000 गाड़ी पर हफ्ते तक बना रहा है, अभी भी आग लग रहा है। प्लेन हम लोग कितने साल से बना रहे हैं, अभी भी आग लगता है। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते कोई सिस्टम के साथ कि इसमें कभी कोई डिफेक्ट हो ही नहीं। आपका काम है कि सर डिफेक्ट हुआ, क्या गड़बड़ हुआ, उससे हम क्या सीख सकते हैं, उसे कैसे सुधार सकते हैं, उसे रिकवर कैसे कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आप कभी ये जो लोग पड़ जाते हैं ना कि नहीं हमको एकदम परफेक्ट चाहिए, सर परफेक्ट नहीं है। और हाइड्रोजन फटता है सर, ऐसा पता नहीं क्या है आप लोगों को समझ में, ये दूसरी बात है। हाइड्रोजन उतना बिका नहीं है, तो उतने जो फटने वाली न्यूज़ है ना वो काफ़ी दब जाती है कि सर उतना हुआ नहीं है। फटा वो भी बहुत सारा है, बस दब गया है तो लोग को याद नहीं है। बोल रहे हैं हम 1970 से हम लोग कर रहे हैं सर, टेक इट एंड गो हो चुका है। और जैसे जो कंपनीज़ हैं कि वो उनको नहीं पता, उनको पता है, अब पता है। वो शुरू-शुरू में बैटरी की गाड़ी किसी को नहीं पचा रहा था। सोचिए आप टोयोटा का ही गाड़ी देखिएगा, वो निकल मेटल पे क्यों चला रहे थे? क्योंकि उनको लिथियम आयन पे भरोसा नहीं था कि लिथियम आयन ये मतलब लिथियम आयन सिस्टम इतना एडवांस होगा, इतना रिलायबल होगा। लेकिन वो तुक्का गलत साबित हो गया उनका। होता है, हर कंपनी 100 तुक्का मारती है, 90% गलत निकलता है, जो सही निकलता है उस पे वो पैसा छापते हैं। उन्होंने हाइड्रोजन पे तुक्का मारा, गलत निकला। तो वही समझिए कि अगर हम लोग सावधान नहीं होते हैं और ये सब चीज़ें घबरा के भागते नहीं हैं, तभी जाके हमारा कल अच्छा होगा। नहीं अगर ऐसा करते तो आराम से हर कोई मूर्ख बना, अरे हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो। मैंने कितने लोगों का इंटरव्यू देखा हूँ जिसमें बोलते हैं ना हाइड्रोजन में ना ग्रिड पे लोड नहीं पड़ेगा। सर ग्रिड पे उससे
2.5 गुना ज़्यादा लोड पड़ रहा है, बस आपकी नज़र में नहीं है। बस वो दूर में हो रहा है। मतलब एक होता है ना, अरे तुम वहाँ प्रदूषण करो ना, वहाँ तुम कैंसर फैलाओ ना, हमको नहीं दिखना चाहिए, वो वाला बात हो जा रहा है। इसीलिए हमें ज़रूरत है गवर्नमेंट लोग साथ में आएँ और पूरा डिस्कशन करें प्राइवेट एंटरप्राइज़ के साथ कि क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे रूल्स के साथ हम ये बना सकते हैं, उसका क्या इटरेशन प्रोसेस होगा, जो भी उसका रूल रेगुलेशन है बना देते हैं। फिर आराम से सारी प्राइवेट कंपनी कम्पीट करेगी, धीरे-धीरे उसका दाम घटेगा और हम लोग आराम से लॉन्ग टर्म सेफ्टी रख पाएँगे। और बैटरी में कोई टेंशन नहीं सर, कल को और एडवांस बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बैटरी बाहर है, आराम से स्वैप करो, चिल मारो। और आप ये भी कर सकते हो कि टेस्टिंग कर सकते हो नई-नई जगह पे। ये नहीं कि मतलब पूरा चेन पे ही आपने लिख मार दिया। मतलब आप ऐसा पेंट कर दो, जैसे मान लीजिए नॉर्मल बैटरी ब्लैक पेंटेड है या रेड पेंट करके, सर ये एक्सपेरिमेंटल बैटरी है, सीरियस चीज़ में मत रखो इसको। जैसे मतलब कोई फ्यूल-व्यूल इधर-उधर कर रहे हो, उसमें मत डालो। आप उसको मतलब खाना या कुछ लो प्रायोरिटी चीज़ पे डाल दो। तो बहुत सारा है और मैं क्लियर कर दूँ, ग्रोइंग पेन्स होगा। आप बनाओगे, आग लगेगा, आप बनाओगे, टूटेगा, आप बनाओगे, फूटेगा। ये सब चीज़ में होता है। आप जो देख रहे हो कि अग्निशमन डिपार्टमेंट जो है यानी फायर ब्रिगेड जो है, उसके पास फ़ोम क्यों आया? हज़ारों गाड़ी में आग लगा तब समझ आया कि भैया पेट्रोल को पानी से नहीं बुझा सकते, फ़ोम डालना पड़ता है। वैसे ही समझिए, वही रास्ता है, वही रास्ता से ही आना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम लोग पैसा जलाने लगेंगे हाइड्रोजन से। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन हाइड्रोजन सिस्टम वर्सेस बैटरी स्वैपिंग सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।